हम आज एक प्लांट फिजियोलॉजी में एक नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपायरेशन। क्लियर ना? हमने आपसे बात किया कि रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर दूसरी प्रक्रिया हुई थी कि रूट से में जो पानी था या वाटर था वह एसेंट ऑफ सैप की क्रिया के द्वारा कहाँ पहुँच गया? पौधे के ऊपरी भाग तक पहुँच गया। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूँ कि यदि कोई पौधा सपोज करिए 100 लीटर पानी पीता है तो क्या 100 लीटर पानी को अपनी जैविक क्रियाओं में खर्च कर देता है? तो आप आंसर देंगे नहीं। ढेर सारा पानी वो जलवाष्प के रूप में कहाँ मुक्त कर देता है? वायुमंडल में, और उस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन को आप इतने हेड में लिख सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा टाइप, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि, और लास्ट में फैक्टर इफेक्टिव ट्रांसपायरेशन। फर्स्ट अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो आप बात करेंगे कि रूट के द्वारा अवशोषित जो पानी है वह एसेंट ऑफ सैप की प्रक्रिया के द्वारा पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंच जाता है। तो जितना पानी कोई पौधा एब्जॉर्ब करता है उसका ढेर सारी जो कुछ मात्रा वो अपनी जैविक क्रियाओं में खर्च कर देता है, और बहुत ढेर सारा पानी जो है वह ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में मुक्त कर देता है। इस प्रकार आप देखें कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के द्वारा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में मुक्त होता है, जिसे ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप परिभाषित कर सकते हैं, पौधे के वायवीय भागों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रिया में स्टोमेटा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। याद रखें, एक प्रश्न है जो हायर एग्जाम में आता है, वो प्रश्न है कि ट्रांसपायरेशन एक आवश्यक बुराई है, समझाइए। माने ट्रांसपायरेशन आवश्यक भी है, वाष्पोत्सर्जन आवश्यक है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन ना होता तो जल का अवशोषण ना होता, वाटर एब्जॉर्प्शन ना होता। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में आपने पढ़ा है कि ट्रांसपायरेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि ट्रांसपायरेशन ना होता तो डिक्सन जॉली की थ्योरी, ट्रांसपायरेशन पूल कोहेशन टेंशन थ्योरी, वो सफल ना होती। अर्थात ना वाटर एब्जॉर्प्शन होता, ना क्या होता, जल्दी बोले आप, एसेंट ऑफ सैप की प्रक्रिया होती। तो ये आवश्यक है। बुराई क्यों है? यदि मान लीजिए कोई पौधा 1 लीटर पानी पीता है और 1 लीटर पानी वो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में मुक्त कर देता है, तो पौधा क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा, विल्टिंग कहलाता है। तो वह उसके लिए क्या है? बुराई है। तो दो बातें आपने क्लियर कट समझ ली। ट्रांसपायरेशन एक आवश्यक बुराई है, याद रखें, इसको कहा है कर्टिस ने। एक बात याद रखना कि जिस उपकरण के द्वारा ट्रांसपायरेशन की दर को नापते हैं उस उपकरण का नाम है गैनांग पोटोमीटर। क्या नाम है? गैनांग पोटोमीटर के द्वारा ट्रांसपायरेशन की दर को मापते हैं। फिर दूसरा टाइप 3 प्रकार का होता है ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर एंड स्टोमेटल। आप जानते हो कि किसी भी, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे रूट हो, उसकी बाह्य जो डर्मिस है वो कहलाती है एपिडर्मिस। तो लीफ और स्टोमेटा के बाहर जो एपिडर्मिस पाई जाती है उसके बाहर एक परत पाई जाती है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल के द्वारा जब ट्रांसपायरेशन होता है तो उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। मोनोकाट्स की लीफ में एक कुछ पौधों के स्टेम में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे लेंटिसेल कहते हैं। तो लेंटिसेल के द्वारा जब ट्रांसपायरेशन होता है तो उसे लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्टोमेटा या फोलियर ट्रांसपायरेशन। मोस्टली जो ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, 90% पौधों में। तो ऐसे ट्रांसपायरेशन को स्टोमेटल या फोलियर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब हम देखें स्टोमेटा की संरचना। स्टोमेटा की संरचना में आपको ब्लैक कलर की जो दिखाई दे रही है, किडनी के आकार की 2 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट नामक संरचना, रेड कलर का जो मैंने बनाया वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो किडनी के समान संरचना होती है स्टोमेटा में, जिसे गार्ड सेल कहते हैं। इस गार्ड सेल को देखें आप, यहाँ देखें, यहाँ से आ जाओ आप, बीच में मानो यहाँ से इस तरफ बढ़ो और इस तरफ, दोनों तरफ बढ़ रहे हैं आप। बीच में मान लिया गार्ड सेल थी तो बीच के दोनों तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सतह है आपको उत्तल है। कौन सी सतह है? उत्तल। तो जो गार्ड सेल की उत्तल सतह है वो थिक होती है, मोटी होती है, देख रहे हैं आप।
और गार्ड सेल की जो अवतल सतह है वो थिन होती है, पतली होती है। अर्थात गार्ड सेल में दो सतह दिखाई दे रही है, एक इस तरफ से जाएं उत्तल सतह है, मोटी है, और इस तरफ जाएं तो अवतल है, ये पतली है, थिन है। ठीक है। गार्ड सेल को चारों तरफ घेरने वाली संरचना कहलाती है सब्सिडरी सेल, सहायक कोशिकाएं। और गार्ड सेल के बीच में जो पोर होता है वो कहलाता है स्टोमा। क्या कहलाता है? स्टोमा। इस प्रकार यह संरचना हो गई किसकी? स्टोमेटा की, जिसमें आपने दो गार्ड सेल देख लिया, उसके चारों तरफ सब्सिडरी सेल देख लिया। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बीच में पोर पाया जाता है जिसे स्टोमा कहते हैं। यह ओपन स्टोमेटा का चित्र है, खुले हुए स्टोमेटा का, और ये बंद स्टोमेटा का। अर्थात इसमें स्टोमा दिखाई दे रहा है, इसमें स्टोमा नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर ना? अब स्टोमेटा की संरचना यदि समझ में आ गई है तो सबसे महत्वपूर्ण है मैकेनिज्म या क्रियाविधि। ठीक है। क्रियाविधि को समझने से पहले एक बात आप जान लो कि इसमें दो कोशिकाएं हैं आपको दिखाई दे रही है, एक सब्सिडरी सेल, ढेर सारी सब्सिडरी सेल है। यदि मान लीजिए आप गार्ड सेल की, किसकी? गार्ड सेल की सांद्रता अधिक है, गार्ड सेल की सांद्रता अधिक है, और सब्सिडरी सेल की सांद्रता कम, इसकी सांद्रता कम है, किसकी? सब्सिडरी सेल। तो फिर क्या होगा आप बताओ कि जैसे गार्ड सेल की सांद्रता मान लीजिए अधिक है और सब्सिडरी सेल से कम है, तो ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार क्या होगा बताएं आप मुझे, कि सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में विलायक अणु पहुंचेंगे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की। ठीक है। और जब पहुंचेंगे तो क्या होगा? गार्ड सेल टर्जिट हो जाएगी। जब गार्ड सेल टर्जिट हो जाएगी या फूल जाएगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगी। ठीक है। फिर से आप समझे, यदि सब्सिडरी सेल की सांद्रता कम और गार्ड सेल की सांद्रता अधिक होती है तो अंतःपरासरण या इंडास्मोसिस होता है। अर्थात सब्सिडरी सेल से विलायक अणु कहाँ पहुँचते हैं? गार्ड सेल में। गार्ड सेल फूल जाती है, टर्जिट हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। इसके विपरीत उल्टा हो, सब्सिडरी सेल की सांद्रता अधिक है गार्ड सेल की तुलना में, तो फिर क्या होगा? गार्ड सेल से विलायक अणु ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार बाह्य परासरण क्रिया के द्वारा कहां पहुंच जाएंगे? गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल। तो फिर क्या हो जाएगा? गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगा। गार्ड सेल जब फ्लैसिड हो जाएगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को समझाने से पहले ये बात लिखेंगे आप। क्या क्या लिखेंगे? कि मान लीजिए यदि गार्ड सेल की सांद्रता सब्सिडरी सेल से अधिक होती है तो अंतःपरासरण की क्रिया होती है, अर्थात सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में विलायक अणु जाते हैं, गार्ड सेल टर्जिट हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि सब्सिडरी सेल की सांद्रता गार्ड सेल से अधिक होती है तो बाह्य परासरण क्रिया होती है, गार्ड सेल से विलायक अणु सब्सिडरी सेल में ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार जाते हैं और गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती है और स्टोमेटा बंद हो जाती है। ठीक है। और अब इतनी बात लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत के अनुसार समझाया। ठीक है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि में सबसे पहले दो चित्र बनाएंगे आप, एक खुले हुए स्टोमेटा का, एक बंद स्टोमेटा का। फिर वो जो मैंने आपको बताया है कि किसकी सांद्रता अधिक हो गई, किसकी कम हो गई, ये बताना है आपको। और फिर इसके बाद लिखना है उस सिद्धांत को विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए। पहला मत है फोटोसिंथेट थ्योरी। किसने दिया? वान मोल महोदय का कहना है कि दिन के समय कुछ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऐसा उत्पाद बन रहा है जो गार्ड सेल की सांद्रता को बढ़ा देता है, और रात में वह पदार्थ नहीं बनता तो गार्ड सेल की सांद्रता कम हो जाती है। तो वान मोल महोदय केवल इतना बता रहे हैं कि कोई प्रकाश संश्लेषणीय उत्पाद बनता है दिन में जिससे गार्ड सेल की सांद्रता बढ़ेगी, अंतःपरासरण होगा और गार्ड सेल टर्जिट होगी, स्टोमेटा खुल जाएगा। इसके विपरीत क्या होगा? रात में वह फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा तो गार्ड सेल की सांद्रता कम हो जाएगी, बाह्य परासरण होगा, गार्ड सेल फ्लैसिड होंगे, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। वान मोल महोदय ये नहीं बता पाए कि वो प्रकाश संश्लेषणीय उत्पाद क्या बनता है। आगे की वैज्ञानिक है स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। इसका पूरा नाम है, चित्र में ऐसे ही बताएंगे आप, स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। मतलब स्टार्च शुगर में चेंज होता है, शुगर मतलब ग्लूकोज। एक बात बता दूं आपको क्लियर कर, यहां समझो कि मान लीजिए आपने एक बीकर में
50 ग्राम स्टार्च घोल दिया। यहाँ क्या है, स्टार्च आपने घोल दिया 50 ग्राम, और इसमें आपने 50 ग्राम शुगर घोल दिया। आपके पास 2 बीकर थे, दोनों में आपने बराबर पानी लिया, एक में 50 ग्राम शुगर और एक में 50 ग्राम स्टार्च। ठीक है, क्लियर ना? तो मैं आपसे बात करूं किस विलयन की सांद्रता अधिक होगी, तो आप बताएंगे जिसमें आपने शुगर घोला है। शुगर माने ग्लूकोज, जिसमें आपने शुगर घोला उसकी सांद्रता अधिक होगी, जिसमें आपने स्टार्च घोला उसकी सांद्रता कम होगी। क्यों? क्योंकि स्टार्च पानी में पूर्णतः घुलनशील नहीं होता, ग्लूकोज पानी में पूर्णतः घुलनशील होता है। इतनी बात क्लियर हो? जब इतनी बात क्लियर हो गई तो एक बात आप अच्छी तरीके से जमा ले दिमाग में कि स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी आपने क्लियर हो गई आपको कि पहला वैज्ञानिक है लायड। लायड को समझे आप, इन्होंने बताया केवल स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी का पहला वैज्ञानिक लायड। इसने बताया कि दिन में क्या बनता है, शुगर बनता है, मतलब ग्लूकोज बनता है गार्ड सेल में, जिसकी सांद्रता अधिक हो जाती है जिससे, और रात में क्या बनता है, स्टार्च। इस प्रकार दिन में क्या बनेगा, शुगर, और नाइट में बनेगा स्टार्च। इस प्रकार दिन में बना हुआ शुगर जो गार्ड सेल में बना, उसके कारण क्या होगा, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, और जो रात में स्टार्च बना उससे उसकी सांद्रता कम हो जाती है। लेकिन ये नहीं बता पाया लायड महोदय कि इसकी सांद्रता कैसे बढ़ती और कैसे घटती है, अर्थात लायड महोदय नहीं बता पाया कि शुगर से स्टार्च कैसे बना और स्टार्च से शुगर कैसे बना। क्लियर ना? अब आगे की ही बात मैं तुम्हें बताऊंगा जेडी सारे महोदय का। ठीक है, जेडी सारे महोदय को सुनो 5 मिनट। ठीक है, जेडी सारे महोदय ने बताया, एक्सप्लेन किया कि दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो जाता है प्रकाश संश्लेषण में। जब प्रकाश संश्लेषण में दिन में गार्ड सेल की बात कर रहा हूँ, डे में क्या होगा, यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। तो फिर क्या हो जाएगा, उसका माध्यम गार्ड सेल का क्षारीय हो जाएगा, अर्थात pH 7 से अधिक हो जाएगा। क्षारीय माध्यम में स्टार्च किसमें बदल जाएगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। ग्लूकोज 1 फास्फेट से गार्ड सेल की सांद्रता अधिक हो जाएगी, अंतःपरासरण होगा, गार्ड सेल टर्जिट हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। क्लियर ना? तो अर्थात जेडी सारे बता रहा है कि गार्ड सेल का जो माध्यम था वो क्षारीय हो गया, जिसके कारण क्या होगा, स्टार्च किसमें बदल गया, ग्लूकोज 1 फास्फेट। ठीक है, नाइट में क्या होगा, सारे महोदय ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होगा, माध्यम क्या होगा, बोले आप, अम्लीय हो जाएगा। क्यों अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से पानी से क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बना देगा। ठीक है, इसलिए माध्यम कैसा हो जाएगा, अम्लीय, pH 7 से अधिक हो जाएगा। ग्लूकोज 1 फास्फेट किसमें बदल जाएगा, स्टार्च में। जब स्टार्च बन जाएगा कहाँ, गार्ड सेल में, तो उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। तो बाह्य परासरण होगा, बाह्य परासरण होगा तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगी, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। क्लियर ना? तो जेडी सारे बता पाया कि स्टार्च शुगर में कैसे और शुगर स्टार्च में कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, जेडी सारे की आलोचना किया है स्टीवार्ड ने। स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी का पहला है लायड, दूसरा है जेडी सारे, और सबसे मान्य दिया स्टीवार्ड ने। स्टीवार्ड ने क्या बताया कि दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो गया, माध्यम क्षारीय हो गया, स्टार्च फास्फेट से क्रिया करके ग्लूकोज 1 फास्फेट बनाया, ग्लूकोज 1 फास्फेट चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट चेंज इनटू ग्लूकोज प्लस फास्फेट। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि ग्लूकोज और फास्फेट जुड़ा हुआ था। इसमें क्या उन्होंने बताया कि ग्लूकोज और फास्फेट अलग अलग हो जाता। ठीक है, तो ग्लूकोज और फास्फेट अलग अलग हो गए तो ग्लूकोज के कारण उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। नाइट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होगा, माध्यम अम्लीय होगा। अम्लीय माध्यम में ग्लूकोज एटीपी से क्रिया करके ग्लूकोज 1 फास्फेट बनाएगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट चेंज इनटू स्टार्च प्लस फास्फेट, अर्थात स्टार्च बन गया। जब जैसे ही स्टार्च बन जाएगा तो उसकी सांद्रता कम हो जाएगी, सांद्रता कम हो जाएगी तो बाह्य परासरण हो जाएगा, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप अगली थ्योरी की बात करूंगा मैं तुमसे, पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी, इसको पढ़ना है।